नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली। कौन से समय की? चोलकालीन स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। चोल संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था है, जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। और इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख में, जो कि तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। चोलकालीन शासन प्रबंध किस तरीके से था? तो सबसे पहले था केंद्रीय प्रशासन, जो कि सर्वोच्च स्तर पर था। सेकंड प्रांतीय शासन और थर्ड है स्थानीय प्रशासन। तो ये जो स्थानीय प्रशासन है, इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। स्थानीय शासन प्रणाली, ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सुविधा के लिए जो विशाल चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में विभाजित था, और इन प्रांतों का शासन एक वायसरॉय के हाथ में होता था, और इस पद पर मोस्टली क्या राजकुमारों की ही नियुक्ति होती थी। चोल शासन प्रणाली का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो है सम्राट, सर्वोच्च स्तर पे सम्राट होता था। फिर आपका केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में मंडलम जो प्रांत होते थे उनको मंडलम बोला गया है। और फिर जो मंडलम था वो किस में डिवाइड था? कोट्टम, उसको कोट्टम भी कह सकते हो या वलनाडु भी। उसके बाद में जो कोट्टम था वो किस में था? नाडु के अंदर। और नाडु किसको बोला गया है? जो जिला होता था उसको नाडु शब्द उसके लिए यूज होता था। उसके बाद में नाडु किस में डिवाइड था? कुर्रम में। और कुर्रम भी दो प्रकार के, उनको बोला जाता था कुर्रम। एक तो ग्राम संघ को कुर्रम बोला जाता था, और दूसरा जो बड़े नगर होते थे उनमें उनको भी कुर्रम कहा जाता था। और जो बड़े नगरों के कुर्रम थे उनके दूसरे नाम भी थे। वो क्या थे? एक तो था तनियूर और दूसरा था तंकुरम। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी ग्राम सभा। ग्राम शासन उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त 919 तथा 929 ईस्वी के 2 लेखों के आधार पर ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विवरण प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो प्राय केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। और जो गांव थे उसमें 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थी। उस टाइम के जो गांव होते थे उनमें 2 प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी थी? वो एक उर और दूसरा था सभा या महासभा। तो सब पहले हम देखते हैं उर को। उर के बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे, और ये सामान्य मनुष्यों की संस्था थी। उर की कार्य समिति को आलू गणम कहा जाता था अथवा गणम भी कहा जाता था। दूसरा है सभा या महासभा, और यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। अग्रहार ग्राम कौन से होते थे? जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी वो अग्रहार ग्राम होते थे। ऐसे ग्रामों को ब्रह्मादे अथवा मंगलम भी कहा गया है। प्रत्येक सभा अथवा महासभा के अंतर्गत कई समितियां होती थी जिन्हें वोरियम कहा जाता था। और ये जो समितियां होती थी ये अलग अलग विभागों का काम देखती थी। जैसे कि कुछ फेमस समितियां थी तोट्टवारियम, तो ये एक उद्यान समिति थी। फिर दूसरा था आपका एरिवोरियम, तो ये एक तालाब समिति थी। तालाबों की मरम्मत के लिए एरियायम नामक एक नियमित कर भी लिया जाता था। फिर आपका पोनवोरियम, ये एक स्वर्ण समिति थी। इसका कार्य संभवतः मुद्रा का नियमन करना होता होगा। फिर है आपका न्यायतारवोरियम, यह न्याय समिति थी। गणवारियम, यह ग्राम के जो कार्यों की व्यवस्था देखती थी। और एक थी महाजन, यह अग्रहार ग्रामों का शासन देखती थी, और इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। तो इस प्रकार जो स्थानीय प्रशासन है चोल काल का, वो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जो गांव, नगर तथा मंडल की सभाओं द्वारा संचालित होता था।
प्रत्येक ग्राम वस्तुतः एक लघु गणतंत्र ही था जिसे अपने कार्यों में स्वायत्तता मिली हुई थी, और यह स्वायत्तता इतनी अधिक थी कि उच्चतर पर होने वाले प्रशासनिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन भी इसे प्रभावित नहीं कर सकते थे। प्रत्येक जो गांव था वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था। थैंक यू।